आप सभी का स्वागत है इस फेसबक वेबिनार में। ये कार्यक्रम यूनिटी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचे उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन यूनिटी का। यूनिटी दाऊदनगर के आसपास समाज सेवा और सोशल वेलफेयर से लेके बहुत सारे काम करते रहती है। हमारा फोकस स्पोर्ट्स, कला, स्वास्थ्य और जहां भी युवाओं का मुद्दा होता है, युवाओं के वेलफेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं, हम उसमें आगे बढ़कर काम करते हैं। ये स्पेशल कार्यक्रम जो कि यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड है, उनका जो ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है उससे रिलेटेड कार्यक्रम है। और इसमें हमने बुलाया है एक एक्सपर्ट को, डॉक्टर राशिद नईम जी। डॉक्टर राशिद नईम जी प्रोफेसर हैं गया कॉलेज गया के, और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पे इनका खासा रुझान रहता है। हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। तो राशिद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। Thank you, Mayank, and thank you, Unity, for welcoming me on board on this very interesting topic. मुझे खुद इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और last time when we had a session about this, it was very interactive and nice. तो hopefully इस बार भी अच्छा रहेगा। और इस विषय पे चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। अभी हमारे दर्शकों को भी एक यूनिक चैलेंज है। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछे, देखते हैं किस तरीके से, क्या इंटरेस्टिंग सवाल लेके आते हैं। तो सर, अभी के लिए तो स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ही सवाल आएंगे, मैं दर्शकों के सवाल यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ। आपके प्रेजेंटेशन के बाद हम उन सवालों को लेंगे। बिल्कुल मयंक, मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्या प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ हाँ। बोलने से ज्यादा दिखने में इंटरेस्ट आता है ना। हाँ हाँ, सही बात। तो थैंक यू वंस अगेन यूनिटी इस इनिशिएटिव के लिए, और मयंक को बहुत बहुत थैंक्स इस एनवायरनमेंट डे पे एनवायरमेंटल हजार्ड को मिनिमाइज करते हुए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर टॉकिंग ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसमें एक छोटी सी मिसकंसेप्शन होती है कि क्लाइमेट और वेदर, इसमें अक्सर लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत जरूरी है वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए। एक हम हिंदी में अगर इसका अनुवाद करेंगे तो क्लाइमेट को हम कह सकते हैं जलवायु, और वेदर को हम कह सकते हैं मौसम। अब ये बड़े आराम से समझ में आएगा कि जो वेदर होता है वो बहुत ही डायनामिक टर्म है, वो फौरन ही बदलता है, और एक दिन में भी कई बार बदलता है। जैसे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ अभी, यहाँ पे 41 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, और इट विल ड्रॉप डाउन टू अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड 26, 27, 25 रात को हो जाएगा। तो क्लाइमेट पल पल बदलता नहीं है, वो स्टैटिक रहता है, और उसकी रीडिंग हम वेदर पैटर्न को स्टडी करके लेते हैं, जो एटलीस्ट 30 इयर्स का डेटा होना चाहिए एटलीस्ट। ये विशेषज्ञ बताते हैं कि 30 साल या 30 साल से ऊपर का डेटा जब हम वेदर का स्टडी करते हैं, तब हम डिड्यूस कर सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा चलेगा वहां पर। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म वेदर की स्टडी होती है, इसको बहुत ही क्लियर रखना है। अब अगर हम स्लाइड्स को, I'm trying to go to next slide. Okay. What is environment? So ये हम लोग स्कूल के समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम एक मोटे तौर पे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी लाइफ इटसेल्फ। तो एयर और
वाटर, ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, तो होप यू विल कोप अप। द ऑडियंस, सॉइल, तो एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों मिल करके क्लाइमेट बना देते हैं। जैसे हम पढ़ते चले आए हैं कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, तो एयर, वाटर, सॉइल मिल करके क्लाइमेट बनाते हैं। ये क्लाइमेट प्लांट्स को सस्टेन करते हैं, एनिमल्स को सस्टेन करते हैं, और हम ह्यूमन एक्टिविटीज से इसको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं। ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, क्लाइमेट, हम सबको कंट्रोल कर लेते हैं। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और अच्छी बात यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। अभी हम ये जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। एनवायरनमेंट तो समझ में आ गया। अब इकोसिस्टम वो एक फंक्शनल यूनिट होता है, एक एंटिटी। सबसे नीचे तबके पर जब हम आएंगे तो एनवायरनमेंट खुद काम नहीं करता, इकोसिस्टम काम करता है, उसकी एक इकाई होती है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक फंक्शनल यूनिट है, नेचर करें और आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये दोनों कैसे रिलेटेड है? टर्म्स तो बहुत सिंपल हैं, आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बहुत रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्टली सेम हम नहीं बोल सकते। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि एनवायरनमेंट ये है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि हवा है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, ये मिलके मौसम बनाते हैं। वो मौसम एक लंबे समय तक जलवायु बनाता है। ये जलवायु इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। इस इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, मतलब एबायोटिक है जिसमें लाइफ नहीं होती है, और बायोटिक वाला पार्ट है जो खुद लाइफ होता है। तो ये जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ये इकोसिस्टम हो जाता है, और यही इकोसिस्टम मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल बैलेंस को। एक लाइन में कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक लार्जर सराउंडिंग सिस्टम है, जबकि इकोसिस्टम इस एक बड़े एनवायरनमेंट का, एक बड़े अम्ब्रेला का एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम जो आज का टॉक करने वाले हैं वो होगा वन अर्थ, वन फ्यूचर एंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सिर्फ एक स्लाइड मैंने दी है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा ऑडियंस को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स। यूएन ने 1972 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए एक दिन तो देना बनता है। जैसे अब आप देखते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे तो पहले से ही था, चिल्ड्रन फ्यूचर होते हैं। तो यूएन ने 1972 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। 5 जून को यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन है टू क्रिएट अवेयरनेस among those who are living still on earth, to make earth a better place for those who are scheduled to arrive on this earth। मतलब आप कह सकते हैं कि करंट जनरेशन जो है, जो रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है या अब्यूज भी कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो अपकमिंग जनरेशंस हैं, जो एक्सपेक्टेड जनरेशंस हैं, जो अभी धरती पे आई नहीं है बट आने वाली हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंपेन, जिसमें अवेयरनेस ही फैलाई जाती है। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप इस प्रेजेंटेशन के एंड तक फील होगा कि एवरीबडी कैन मेक अ डिफरेंस, एंड दिस एनकरेजेस पीपल कि आप साफ और हेल्दियर प्लैनेट की तरफ मूव करें। थीम इस साल का है टू फोकस रिमेन्स ऑन कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एक सवाल बहुत कॉमन है जो आज से 4 साल पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, उसके जवाब में एक वर्ड दिया गया है, सस्टेनेबल। हम इस पर ध्यान देंगे तो लोग जैसे पूछते थे कि अब गाड़ी से नहीं चलना, छोड़ के पैदल चलना शुरू कर दें क्या? तो गाड़ी से ही चलिए। अभी आप क्योंकि गर्मी है, हमारे यहाँ तो है, जिन जिन भी पार्ट्स में, दुनिया के जिस भी हिस्से में अभी गर्मी है, वो लोग कुछ ना कुछ कूलिंग अप्लायंस जरूर यूज करते हैं।
क्योंकि जिंदगी को आसान बनाता है। टेक्नोलॉजी का काम यही कि आपकी लाइफ को आसान बनाए, अदरवाइज उसका कोई फिर फायदा नहीं। नॉलेज सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस। अल्टीमेट जो एंड एंड यूजर हैं वो ह्यूमंस हैं, और अगर आपकी जिंदगी में आराम नहीं आ सकता है तो टेक्नोलॉजी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम एसी को मिनिमम पे चलाएं, जिसको आजकल 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लीगैलिटी है कि जो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सेट कर देना है डिजायर्ड टेम्परेचर 24 डिग्री। द टाइम यू स्विच ऑन योर एसी इट विल बाय डिफॉल्ट गो टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड सेटिंग। तो इसको मान के चलते हैं कि 24 डिग्री बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग होती है। तो हम में से ही, हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशनिंग ऑन करके और रजाई ओढ़ के और ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, तो उनको वो अब्यूज कर रहे हैं इस चीज का। इसको यूज करें और 24 डिग्री पे 25 डिग्री पे एसी यूनिट्स को रन करें, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन हो। तो हमें डेवलपमेंट करना है, हमें रिफाइनमेंट करना है, हमें यूज करना है और बहुत ही जुडिशियसली करना है, जिसको हम सस्टेन कर पाए एक लंबे समय तक। इसलिए अब डेवलपमेंट में एक वर्ड लगा देते हैं पिछले विगत कई वर्षों से, सस्टेनेबल। ऐसा डेवलपमेंट जो हम सस्टेन कर पाए, जिसको हम चला पाए। एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि अर्थ इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, इट इज बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाला जनरेशन से हमने इसको बोरो किया है, तो इसको सही सलामत उस जनरेशन को पहुंचाना है। ये एक थीमेटिक बैकग्राउंड दिमाग में रखना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि जब आप ये सोचें कि ये तो हमारे पुरखों का दिया हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप अब्यूज पैटर्न पे वर्क करने लगते हैं। और जहां इस थॉट को हम चेंज करके ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों का उधार लिया हुआ है, तो हम उसे संभालना सीखेंगे। इसलिए हमने यह थॉट पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है, पास्ट में नहीं सोच करके एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है। द अर्थ टेक्स केयर ऑफ अस, नाउ इट इज आवर टर्न टू टेक केयर ऑफ द अर्थ। वो होता है कि जो आपको मिलता है वही आप रेडिएट करते हैं। तो जो धरती से आपको मिला है, जो एनवायरनमेंट से आपको मिला है, तो एक वक्त आता है कि आपको एनवायरनमेंट को उसको देना भी पड़ता है, और देते ही है, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड इकोसिस्टम। हम कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है और जुडिशियस तरीके से रिटर्न करना है। अब सवाल आता है कि हम इतनी टेंशन क्यों नहीं, ये सब क्यों करें। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो किसी के भी दिमाग में अगर ये बातें की जाएंगी तो ये पॉपअप होता है कि क्यों भाई इतना तमाशा क्यों करें। आपको साफ पानी चाहिए तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो अभी आप देख रहे हैं कि एक समय था, बहुत पहले नहीं था, जो लोग मिलेनियल्स कहे जाते हैं, जो 90s में पैदा हुए थे और जेनजी के पहले वाले जो थे, उनको वाटर फिल्टर के बारे में नहीं पता होगा, था ही नहीं। हम कहीं पे भी कुएं का पानी पी लेते थे, कुआं ढका होना चाहिए, पी लेते थे। कुएं का पानी पोर्टेबल होता था, पीने योग्य होता था, साफ होता था, अच्छा होता था। बोरवेल होता था, ट्यूबवेल होता था, कहीं कभी पी लेते थे। बहता हुआ कोई वाटर बॉडी है, स्ट्रीम है, नहर है, उसका पानी भी पीने योग्य होता था, उसको पी लेते थे। अब क्या है कि इतने ही एक ही जनरेशन में, जैसे मैं अपने जनरेशन में ही, मैं स्कूल में था तो हम लोग हैंडपंप का पानी पी लेते थे, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर कंज्यूमेबल था। अब पोल्यूशन आप ओवर द लैंड तो छोड़ दीजिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है मयंक कि ऑन द लैंड जो एक्सपोज्ड वाटर है वो इस डिग्री का नहीं रह गया है जो पोर्टेबल में आ जाता है, जिसको आप पी सकते हैं, तो वो नॉन पोर्टेबल वाटर हो गया है ज्यादातर जगहों पर। और जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो परकोलेशन के बाद जमीन के नीचे जाता है, कई स्टेज फिल्टरिंग के बाद वो जमीन के नीचे परकोलेट करता है, तो एक नेचुरल फिल्टरिंग सिस्टम से होता हुआ जाता है, मिनरलाइज होकर के जाता है। तो जैसा मैंने पहली दूसरी स्लाइड में बताया कि ह्यूमंस बहुत ही influential community है। We are so influential that we have influenced the water exposed, जो खुली हुई हैं उनको तो खराब कर दिया है, और जो धरती के नीचे कई तह के नीचे जो पानी है उसको भी हमने खराब कर दिया है।
उसको ज्यादा खराब किया है। उसमें हेवी मेटल कंटामिनेशन है, बहुत सारी जगहों में जो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, उसमें मिट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, पानी साफ होगा, पानी मीठा भी होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पानी अगर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मीठा है तो उसमें आर्सेनिक होता है, उसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। जरूरी नहीं कि मीठा पानी हर बार पोर्टेबल हो, पीने योग्य, उसमें आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है, जो बंगाल में बहुत कॉमन है, इंडिया में और भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें अंडरग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन नॉर्मली रेडियो एक्टिव मेटल्स या हेवी मेटल से होता है, और ओवरग्राउंड का जो पोल्यूशन होता है वाटर का, वो पर्टिकुलेट मैटर से होता है। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो एयर बोन पर्टिकुलेट भी रहता है, हवा में भी जो पॉल्यूटेंट्स उड़ रहे हैं वो सेटल करते हैं कहीं ना कहीं वाटर बॉडी पे। जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो केमिकल्स हम खेती को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, फंजीसाइड्स हो, वीडिसाइड्स हो, कुछ भी इस तरीके के पॉइजन हो, या फर्टिलाइजर हो, तो फर्टिलाइजर में भी दो बात समझनी पड़ेगी कि उसका दो कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर का। आई एम टॉकिंग ऑब्वियसली अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नॉट मैन्योर, नेचर ड्रिवन फर्टिलाइजर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जिनको मैन्योर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की। केमिकल फर्टिलाइजर्स हर केमिकल की तरह दो कंपोनेंट से बने होते हैं। मैं बहुत क्रूडली समझाना चाह रहा हूँ। एक कंपोनेंट वो होता है जिसकी जरूरत प्लांट को होती है, जो एक्चुअल फर्टिलाइजर है। जैसे हम मान लेते हैं एनपीके, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए एनपीके नेसेसरी होता है। तो एक कंपोनेंट फर्टिलाइजर का होता है एनपीके, और दूसरा कंपोनेंट होता है कैरियर, जो इस एनपीके के को स्टेबिलाईज करता है। क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, केमिकल्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये डिसइंटीग्रेट कर जाए या सेकेंडरी केमिकल्स में टूट जाए। तो इसको स्टेबल रखने के लिए, इसको कैरी करने के लिए जो केमिकल हम जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरियर केमिकल। अब ये कैरियर केमिकल तो मिट्टी में रह जाता है, और फैक्चुअल जो होता है, जो एब्जॉर्बेबल है, जो एनपीके है, वो प्लांट यूज कर लेता है। तो ये कैरियर कहाँ जाएगा? ये कैरियर सॉइल में होता है। अब ये कैरियर या तो सॉइल के साथ, वाटर के साथ, प्रेसिपिटेशन, बारिश के साथ परकोलेट करेगा, पानी के साथ घुलता हुआ नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक चला जाएगा, या ये सरफेस रन ऑफ जो हम लोग बोलते हैं, पानी बहता है बारिश में सरफेस पे, वो इसको अपने में घोलता हुआ वाटर बॉडी तक ले आएगा। ये दोनों काम हो सकता है। तीसरा काम ये हो सकता है कि कोई सेमी एरिड एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटरफॉल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो वहां पे ये मिट्टी का पीएच ही ऑल्टर कर देगा, क्योंकि ये जो कैरियर कंपाउंड होगा, ये या तो एसिड होगा या बेस नेचर का होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है ये। और इसका काम क्या होगा कि अगर ये एसिडिक है तो धीरे धीरे वहां की मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाएगा, अगर ये बेसिक है तो मिट्टी का पीएच बेसिक हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उस मिट्टी के पीएच को ऑल्टर कर देगा, और फिर वो मिट्टी खेती योग्य नहीं रह जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साफ पीने का पानी अगर चाहिए तो आपको केयर करना पड़ेगा। साफ हवा चाहिए, डर्टी एयर टू ब्रीथ। अभी आप देखिए, साफ हवा अगर हम एनालाइज करें तो AQI वर्ड भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अब करता है, क्योंकि हमें हवा के पोल्यूटेंट्स को नापने के लिए एक मीटर चाहिए। अब उस यूनिट को हम किस चीज से नाप नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस का मेजर करने का यूनिट था, साउंड मेजर करने का यूनिट था, ये एयर पोल्यूशन मेजर करने का कोई यूनिट एग्जैक्टली नहीं था। हम ये कहते थे क्रूडली कि शहर की हवा गंदी है, गांव की हवा साफ है। तो गंदा कितना गंदा और साफ कितना साफ, तो इसके लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाली कि AQI, PPM, SPM, बहुत सारी हैं जिसमें बहुत कॉमन है, जो सब लोग आजकल बात भी कर रहे हैं, चाहे फुल फॉर्म उनको नहीं पता हो। तो AQI एक यूनिट है जो नापती है कि पोल्यूशन कितना ज्यादा है। ये मान के चलिए, अगर AQI ऊपर है तो पोल्यूशन हाई मानेंगे हम, AQI नीचे तो पोल्यूशन लो मानेंगे। तो अगर हम साफ हवा चाहते हैं तो भी हमको केयर करनी पड़ेगी। और अगर एक्सट्रीम हीट वेव नहीं चाहते हैं, जैसा कि मयंक जी ने अभी अभी बोला इन इनिशियल स्टेजेस में ऑफ दिस लेक्चर, कि हर साल थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है, थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। तो हर साल हम न्यूज में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो हर साल ही रिकॉर्ड टूट रहा है, और पिछले साल का रिकॉर्ड अगला साल तोड़ दे रहा है। तो इसमें कुछ डिग्री से ही सही, 0.5 डिग्री से ही सही, 1 डिग्री से ही सही, 2 डिग्री से ही सही, हमारे
अंडरस्टैंडिंग में ये छोटा हो सकता है, 1 डिग्री तो बढ़ा है, 26 डिग्री था 27 ही तो हुआ है, 45 था 46 ही तो हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल स्केल पे ना, क्योंकि 1 डिग्री एक यूनिट एरिया पे काम नहीं कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा इम्पैक्ट कितना हैवी है। 1 डिग्री टेम्परेचर इज नॉट एक्टिंग ऑन 1 यूनिट। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर आप यू पुट अ वेसल ऑफ वाटर ऑन द स्टोव टू बॉइल, आपने आग जलाया, उस पर पानी रखा गर्म करने के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि पानी जितना ज्यादा होगा आग उतनी देर तक जलानी पड़ती है, पानी जितना कम होगा जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो अर्थ को आप अगर इमेजिन करें उसी बर्तन की तरह जिसमें पानी भरा हुआ है, ये छोटा नहीं है, 1 डिग्री छोटा हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री अगर अर्थ पे बढ़ जाए ग्लोबली, हम लोकल टेम्परेचर की बात नहीं करते, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा you'll have to think big, you'll have to move out of the box and think really really big। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 1 डिग्री हम गया में नहीं बोल रहे हैं, ये 1 डिग्री हम दाऊदनगर में नहीं बोल रहे, ये 1 डिग्री हम यूनाइटेड स्टेट्स के काउंटी में नहीं बोल रहे, एक प्रोविंस में नहीं बोल रहे, हम 1 डिग्री अर्थ पे बोल रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी बोल रहे हैं। तो ग्लोबली अगर 1 डिग्री शिफ्ट होता है तो आप ये सोच सकते हैं कि उस 1 डिग्री शिफ्ट के लिए कितनी एनर्जी गई होगी, क्योंकि हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो उतनी एनर्जी इनपुट होने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, और उस 1 डिग्री से अफेक्ट इक्वेटर से ज्यादा पोल्स पे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं, अंटार्कटिका का परमाफ्रॉस्ट रीजन पिघल रहा है, उस 1 डिग्री की वजह से पिघल रहा है। वो 1 डिग्री की वजह से वो पिघल करके कई गैलन, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बस हम इतना बोलेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डम्प्ड इनटू ओशंस। अब वो वाटर लेवल भी राइज कर रहा है, तो वो सब 1 डिग्री का खेल हो रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी कितनी जा रही है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1 डिग्री इंक्रीज वी आर टॉकिंग फॉर दिस एंटायर ग्लोब। इतनी बड़ी धरती को 1 डिग्री गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी जा रही है, और हमें केयर करना पड़ेगा अगर हम ये नहीं चाहते जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कहीं बंजर धरती, कहीं बाढ़ पीड़ित धरती, फ्लड्स, ड्रॉट, ये अगर नहीं दिख रहा है। ये क्यों होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एक लाइन की बात है इसमें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कहीं बारिश इतनी ज्यादा है कि जमीन है नहीं कर पा रही है तो फ्लड सिचुएशंस होगी, कहीं बारिश है ही नहीं है तो ड्रॉट सिचुएशंस हो जाएंगी, और ये दोनों एक्सट्रीमिज्म में आ जाता है। और एक्सट्रीमिज्म फॉर एनीथिंग इज नॉट एट ऑल हेल्दी, ये दोनों ही सही नहीं होते हैं, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। और इन सब के होने से क्या होगा ना कि ग्रीनरी और वाइल्ड लाइफ ये लॉस हो जाएगा। अब हम ये मान करके चलते हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अगर सेल्फिश होकर के भी सोचे, सेल्फलेस होने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फिश होकर सोचिए इस बात को कि अगर हम सेल्फिशली भी सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ में इफ वी कीप अ वॉच ओवर अ वीक इन व्हाट वी कंज्यूम, हम बस ये देखें कि वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग फॉर 6 days और फॉर 7 days, उसका कौन सा पोर्शन हमें फैक्ट्री से आता है और कौन सा, फैक्ट्रीज का मतलब हुआ प्योर ह्यूमन मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल नेचर से नहीं चाहिए आपको, प्योर ह्यूमन मैन्युफैक्चर, उसका रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नेचर से आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल बट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। प्रोसेस्ड है लेकिन रहेगा नेचुरल। तो 6 दिन के लिए हफ्ते में 7वें दिन तो छुट्टी रहती है, तो आप सोच में भी छुट्टी लीजिए, 6 दिन ये सोचिए कि 6 दिन में आपने जो जो इस्तेमाल किया है उसमें कौन कौन सी चीज हमने नेचर से ली है, तो आपको पता लगेगा कि लगभग सब कुछ। तो जब सब कुछ आप नेचर से ले रहे हैं और वो नेचर डिप्लीट होने लगेगा, तो जहां से आ रहा है आप वही डब्बा खाली करते जा रहे हैं, तो कल को कहां से आएगा? तो लेस ग्रीनरी, लेस वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको हमारे टर्म्स में, एक एनवायरमेंटलिस्ट के टर्म्स में इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। और बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये होता है कि अगर आप 3 कोर्स मील खा रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 56 भोग खा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब आपकी प्लेट पर खाना घटता जाएगा। वो 3 कोर्स मील से वन कोर्स मील हो जाएगा, 56 भोग से दाल रोटी हो जाएगा, हो सकता है सिर्फ रोटी हो सकता है नमक रोटी हो, और कल रोटी भी नहीं हो, तो ये घटता चला जाएगा। इसका इम्पैक्ट ऐसे समझ सकते हैं, आपकी डाइवर्सिटी जब ग्लोबली घटेगी
तो आपके खाने की टेबल पे भी डाइवर्सिटी घटेगी, आपके घर में जो सामान आप यूज करते हैं उसकी भी डाइवर्सिटी घटेगी, क्योंकि हम सब वहीं से सोर्स आउट कर रहे हैं। और जब सोर्स को डिप्लीट कर देंगे, मैनेज नहीं करेंगे जुडिशियसली, तो हमारा सोर्स ही अगर रन आउट हो गया तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट हम पे ही दिखेगा, हमारी लाइफस्टाइल पे दिखेगा। अब एक स्टेटमेंट, एक मोटो से कनेक्ट होने के लिए दो बॉक्सेस मैंने दिए हैं। एक तो है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मींस प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ, फैमिलीज एंड फ्यूचर। इसको मुझे नहीं लगता है मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है, ये सब समझ रहे हैं। एनवायरनमेंट खराब है, हवा खराब है, पानी खराब है, मिट्टी खराब है, सब कुछ खराब है मोर और लेस। तो आप देखिए कि हॉस्पिटल्स की भीड़ कितनी है, बीमारियों की टाइप्स कितनी है, नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, नई बीमारियों की दवाएं आपके पास नहीं है। बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा है जहां से हम दवाएं निकाल सकते हैं, अभी वहां पे एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वहां का फौना, वहां का फ्लोरा। मेडिसिन का सोर्स भी तो नेचर ही है ना। तो हम कुछ जोन्स को हमने ग्लोब पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल के प्रोटेक्ट जोन कर दिया है कि वहां पे हॉटस्पॉट है, तो वहां बहुत कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मेजोरिटी जो प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा फौना हम कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल रिसोर्स हम अननोन है, हम जानते ही नहीं है। उसमें से कई बायोलॉजिकल रिसोर्स से मेडिसिन यील्ड हो सकती है, जो नॉन क्योरेबल डिजीजेस हैं वो कल को क्योरेबल हो सकती है। तो अभी आप देखें कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, आप देखिए हेल्थ डिटीरियोरेट भी कर रही है। ट्रीटमेंट्स बढ़ रहे हैं, मशीनें अच्छी आ रही हैं, लेकिन उनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है आपको। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो हेल्थ डैमेज हो रही है, हेल्थ डैमेज होती है तो फैमिलीज डैमेज होती हैं। आप अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हेल्थ एक्सपेंसेस अभी बहुत मेजर एक्सपेंसेस है ग्लोबली। तो अगर एक पेशेंट भी ढंग का किसी की फैमिली में आ गया, कोई ढंग की बीमारी लेकर के, तो उसकी फैमिली अफेक्ट होती है। उस पेशेंट के अलावा वो पेशेंट तो अफेक्ट हो ही रहा है हेल्थ वाइज, फैमिली फाइनेंशियली अफेक्ट होती है, और उससे फैमिली का फ्यूचर भी अफेक्ट होता है। और दूसरा बॉक्स जो आप देख रहे हैं, वो एवरीथिंग इन नेचर इज कनेक्टेड। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हटके हूं, आप हटके नहीं है, आप इसी में से हैं। नेचर है तो आप हैं, और नेचर जैसा है वैसे ही आप हैं, तो आप कनेक्टेड हैं, इसको समझना पड़ेगा। एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट फॉरेस्ट एंड रिवर्स जो नॉर्मली समझे जाते हैं। ये ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये वाटर बॉडीज हैं जो छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। ये एयर है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन करती बहुत कुछ है। वाइल्ड लाइफ है जहां से हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं। आई कैन नॉट नेम देम, आप गिन नहीं पाएंगे इतने रिसोर्स आते हैं। कुछ आपकी समझ में आते होंगे, कुछ आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ से प्रोक्योर होते हैं। ह्यूमन बींग्स और हमारा होम, हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो रहने का इलाका, जगह, वो सब एनवायरनमेंट में ही आता है। बहुत बड़ी टर्म है। तो अब एनवायरनमेंट जब हम समझ गए हैं तो प्रॉब्लम्स पे हम 2 मिनट बात करेंगे कि मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्या समझते हैं आप। ऐसे बहुत सारी हैं, हम मेजर को डील करते हैं अभी। जो सबसे बड़ी एक है जो चली आ रही है, अभी लोगों को याद भी हो गई होगी, क्लाइमेट चेंज। अब किसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था मयंक जी की क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। लोग समझते हैं कि नहीं यहाँ तो माने मौसम तो बदलता ही रहता है, वेदर इज वेरी डायनामिक, तो चेंज होता रहता है। आज गर्मी बढ़ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री और मोटर गाड़ी से बढ़ रही है, वो तो बढ़ रही है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी। वेदर ऐसे ही होता है, अभी गर्मी बढ़ेगी, कल बारिश हो जाएगी। क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है। स्टडीज ने ये बताया है, अगर आप थोड़ा जानना चाहेंगे जो लाइफ साइंस से नहीं है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज से नहीं है, थोड़ा गूगल करेंगे पता लगेगा कि दुनिया के, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोब, सहारा डेजर्ट इन इंडिया, थार डेजर्ट, तो रिसर्च हैज डॉक्यूमेंटेड विथ प्रूफ दैट दीज डेजर्ट्स वर वंस अपॉन अ टाइम लश ग्रीन वेजिटेशन। लश ग्रीन, बस घास के मैदान नहीं थे, भरे पूरे जंगल थे, जंगल जिनमें बहुत सारा बायोमास था, जिसमें बहुत बूढ़े बूढ़े पेड़ थे। ये पूरे पूरे पेड़ जब अंदर चले गए हैं तो ये इन्होंने कार्बोनिफाई होकर के, फॉसिलाइज होकर के, इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स बना दिए हैं। बहुत बड़ा रेगिस्तान है, पेट्रोलियम की पूरी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा रेगिस्तान है। लेकिन आपको और हमको ये पता है, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है कि छोटे जो बायोमास होते हैं, छोटे छोटे, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं, और बड़े बायोमास जैसे कि पेड़,
वो कोल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पेट्रोलियम आ रहा है मिडिल ईस्ट के डेजर्ट, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वहां बायोमास था मतलब ग्रीन था। इसके अलावा कई एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, कई एक स्टडीज हैं जो फोकस करती हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इट वाज ग्रीन, वे टू ग्रीन। जैसे अमेजन फॉरेस्ट है उस तरह का ग्रीन था, उस तरह का थार जो हमारा इंडिया में थार है वो उतना ही ग्रीन था। तो ये आप इनकार नहीं कर सकते कि जो जैसा था वो वैसा ही था, आज तक ऐसा ही रहेगा हमेशा तक। वेदर डायनामिक होता है, क्लाइमेट डायनामिक नहीं होता। एक बार क्लाइमेट बदल देंगे आप तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। चूंकि एक क्लाइमेट को रिवर्स करते करते आपकी उम्र तो निकल ही जाएगी, 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन निकल जाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट रिवर्सल होता है कहीं कहीं। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। एक तो ये क्लाइमेट चेंज है जो चेंज हो रहा है, ये हर आदमी फील कर रहा है इस बात को, क्लाइमेट इज चेंजिंग। लेकिन परसेप्शन उनका क्या है कि वो समझते हैं वेदर इज चेंजिंग और बात करते हैं क्लाइमेट इज चेंजिंग। वेदर चेंज होते होते एक समय आएगा कि क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा, और वेदर चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि छोटे वक्त का चेंज होता है। तो आपने छोटी सी गलती सुधार ली तो स्टेबिलाइज कर लिया कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इसको आपने नहीं सुधारा तो इट विल गो ऑन फॉर लॉन्ग, एंड अल्टीमेटली ये पूरा परिवर्तन आपके जलवायु का परिवर्तन हो जाएगा, जो वायु का भी हो रहा है और जल का भी हो रहा है, मिल करके क्लाइमेट ही ऑल्टर हो जाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा कंसर्न है एनवायरनमेंट का, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द स्क्रीन इट्स सो ग्रीन, सो लश, कवर्ड विथ फॉरेस्ट, और आधी स्क्रीन आप देखिए कि उसमें फॉरेस्ट गायब है, डिफॉरेस्टेशन है, लॉगिंग है, लॉग्स की फेलिंग हुई है इसमें। ये इसलिए हुई है क्योंकि हमने यहाँ से लकड़ियां यूज की हैं अपने लिए। फर्क ये है कि हमने ज्यादा यूज कर ली है। अगर हर 10 पेड़ में से 2 काट रहे होते तो 8 पेड़ होता, जो फिर 2 पेड़ को सपोर्ट कर देता, हम सैपलिंग्स लगा देते, वो ग्रो कर जाती। लेकिन हमने बिल्कुल नंगा कर दिया है, वी हैव जस्ट रिमूव द कवर ऑफ द अर्थ। अगर आप देख रहे हैं तो, और इतने ज्यादा में अब यहाँ पे देखिए, पौधों में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ये वाटर को वेपर के फॉर्म में छोड़ते हैं हवा में। बच्चों के टेक्स्ट बुक में पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें स्कूल लेवल की हैं, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसमें बस दिल लगाना है, आपको दिल से समझना है तो आप कुछ करेंगे। कि ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसको। प्लांट होगा वो अपने जड़ से पानी खींचता है और बिल्कुल फव्वारे जैसा अच्छे से मिस्ट की तरह अपने आसपास को फैला देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलता है। यही प्रोसेस उस इलाके को ठंडा रखता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हीट नहीं होने देता है। और जब वो जगह ठंडी होगी तो जो क्लाउड्स उसके ऊपर से जा रहे होंगे वो ठंडे हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन वहां होगा। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जमीन के उन एरियाज में, द पैच ऑफ लैंड दैट आर हेविली फॉरेस्टेड, जिसमें बहुत ज्यादा डेंस पैच ऑफ वेजिटेशन होता है, वहां बारिश अक्सर होती है। जहां मौसम थोड़ा हीट होता है, एक सिंपल टिपिकल पैटर्न है कि गर्मी बढ़ेगी दिन में धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, हॉट एंड ह्यूमिड। और शाम होते होते वो ह्यूमिडिटी की वजह से इतना वाटर वेपर हो जाता है कि प्रेसिपिटेशन हो ही जाना है। तो ये इंटरनल क्लाइमेट कंट्रोल लूप की तरह काम करता है कि गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, हीट will increase the RH, the relative humidity factor. It will make the area more humid, so you have much more water vapor collected in that area, और फिर उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और जहां पे पेड़ नहीं होते वहां बारिश नहीं होती, क्योंकि अगर बादल आ भी रहा है, फ्लो आ भी रहा है क्लाउड्स का, तो हीट की वजह से जो रेडिएट कर रही है, अब जैसे आप आधी स्क्रीन पे देखेंगे, अगर जमीन बिल्कुल तपती हुई होगी तो रेडिएट भी करेगी हीट को। तो अगर क्लाउड्स थोड़े बहुत प्रेसिपिटेट लेके भी आए, थोड़ा बहुत उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं भी, तो वो उड़ जाएगा वहां से बरसने की जगह, तो उल्टा काम हो जाएगा। तो फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल्स, एक लाइन का स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल। और जमीन पे हर चीज फ्रेश वाटर की वजह से ही पॉसिबल है। अगर फ्रेश वाटर को हम खो देंगे तो फिर आप समझिए कि डेवलपमेंट बहुत हद तक नहीं हो पाएगा, रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस है। तीसरा मेजर कंसर्न है डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए कि लॉगिंग है, फेलिंग ऑफ ट्रीज है, यही हमारे डेवलपमेंट के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। अगर इसको जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे तो ये ट्री कवर हट जाएगा और फिर इसको दोबारा से ले करके आना बहुत, तो अगर कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना मयंक, तो बहुत बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। 80% मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड की
80 to 90% जो प्रॉब्लम है वो डिफॉरेस्टेशन है। हम्म, अगर हम ट्री कवर को मेंटेन कर लेते हैं तो 90% जो है प्रॉब्लम ये ट्रीज खुद ही सॉल्व कर देंगे। हम सिर्फ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पेड़ लगा दें, बाकी प्रॉब्लम पेड़ सॉल्व कर देगा। जैसे एग्जांपल में आप लीजिए कि अगर पेड़ जहां पे रहता है तो इनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, मिट्टी पकड़ के रखती है, मिट्टी पानी पकड़ करके रखती है, वहां पे वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे नहीं होगा। कोई भी फॉरेस्टेड एरिया में वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, और जहां फॉरेस्ट नहीं होगी ना वहां पानी भाग के एकदम नीचे चला जाएगा, हो सकता है चला ही जाए, अंडरग्राउंड वाटर हो ही ना, गायब ही हो जाए। तो ये वाटर टेबल भी पकड़ के रखता है, ये बाहर की हवा को भी प्यूरिफाई कर देता है, ये बाहर का क्लाइमेट भी कंट्रोल कर देता है, ये हीट वेव को भी कंट्रोल कर देता है, ये नॉइस पोल्यूशन को भी कट कर देता है। हमने पढ़ा है स्कूलों में कि पेड़ की कतारें अगर लगा दी जाए तो वो नॉइस पोल्यूशन को भी कट कर देते हैं, वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, विंड इरोजन रोक देता है, सॉइल इरोजन रोक देता है। तो आप देखिए कि एक पेड़ 1000 फायदे दे देता है आपको। तो अगर प्रॉब्लम हम सिर्फ ये वाली सॉल्व करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, इसका कुछ काउंटर हम करें, तो बाकी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है बहुत मुश्किल होगी सॉल्व करने में। ये जैसे आप एयर पोल्यूशन देख रहे हैं, ये भी वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है। तो अगर हम बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाएं, प्लांटेशन ड्राइव चलाएं, सस्टेन करें, जो हमारे पास पेड़ बचे, देखिए पेड़ को उगने के लिए भी समय चाहिए। तो ये अकलमंदी नहीं है कि हम सारे पेड़ अभी निपटा दें और 100 की जगह 500 पेड़ लगा दें। पेड़ हम नहीं लगा सकते, सैपलिंग लगाते हैं उसको। पेड़ बनने के लिए 15 साल लगता है, 10-15 साल। 10-15 साल में क्या होगा, तब तक तो तबाही हो चुकी होगी। तो बहुत जुडिशियसली हमें इसको यूज करना पड़ेगा कि हम यूज भी करें और रिप्लेनिश भी करें। ऑफ कोर्स रिप्लेनिशमेंट यूज से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ आज हम काटेंगे उस पेड़ को पहुंचने में हमारी बोई गई सैपलिंग को सालों लगेंगे। तो ये सोच के करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन वन ऑफ द वेरी 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 मेजर कंसर्न्स है। हवा से तो कोई कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हवा मैनेज कर लूंगा। तो उस मास्क लगा के चल रहे हैं सब, बोतल में पानी खरीद करके पी रहे हैं, सब चीजें आंखों के सामने है। मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न में वाटर पोल्यूशन है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा। आप देख रहे हैं कि पानी साफ है, आधा पानी जो आगे की तरफ का आप देख रहे हैं, कंपैरेटिवली इट इज क्लीनर एज कम्पेयर टू द डंपिंग एरिया, जहां पे पानी गिर रहा है। वहां के मुकाबले आप अगर आगे का पानी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बहुत कॉन्सेंट्रेशन हाई है पोल्यूटेंट्स की, आगे वो डाइल्यूट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब ये देखिए, ये ऐसा कंसर्न है जिसका कोई इलाज नहीं है अब तक। ये इलाज यही है कि ये प्रॉब्लम ही रोकी जाए, प्लास्टिक पोल्यूशन। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे मैम, तो अभी जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन जहां पे भी लगा था, नेचर को हमने ये देखा कि इट इज वेरी पावरफुल मशीन। इफ ह्यूमंस स्टार्ट not to interfere with nature, nature is a very powerful machine, it can cleanse itself, वो खुद को साफ करने का कैपेसिटी रखता है। हमने कोरोना में देखा, पानी साफ हो गया, हवा साफ हो गई, मेजोरिटी चीजें खुद से साफ होने लगी। जिन एरियाज में बर्ड्स नहीं थे सिटीज में, वहां बर्ड्स लौट करके आ गई। तो जो हमने थोड़ी देर के लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को होल्ड पे रखा, घर में छुप के बैठे रहे, उससे प्लस ये हुआ है कि नेचर ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन प्लास्टिक ऐसा पोल्यूशन है जिसका तोड़ नेचर के पास भी नहीं है, हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है। तो इसके लिए हमें बहुत ही जुडिशियस रहना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एटलीस्ट, आई विल से एटलीस्ट, क्योंकि एकदम से हटा देना किसी चीज को जो आपके जग मतलब रग रग में बस चुकी हो, जिस हर जगह प्लास्टिक है। आप इमेजिन करो, हम प्लास्टिक के बिना जी नहीं रहे, तो एकदम से तो नहीं हटा सकते। लेकिन पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा दिया। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। और हमें देखिए, यूज हम करते हैं, एंड यूजर हम हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम फेंकेंगे कहाँ जाएगी। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये प्लास्टिक यहाँ जाएगी। आप देखिए, पानी तो दिख नहीं रहा, सिर्फ प्लास्टिक दिख रही है। और ये एआई का फोटो नहीं है, ये फोटोग्राफ किया हुआ फोटो, इट्स वेरी जेन्युइन। तो ये हाल है हमारे वाटर बॉडीज का। इसमें कई दिक्कतें हैं। प्लास्टिक तो प्लास्टिक, अब ये प्लास्टिक के कवर की वजह से जो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, तो इसके अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा और ये तालाब या ये झील सड़ जाएगी। अब स्मॉल एक्शंस और बिग इम्पैक्ट्स पे बात करते हैं। छोटा छोटा एक्शन है, कपड़े का बैग लेके चलिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोड़ लीजिए, रख लीजिए, इट विल कंज्यूम वेरी लेस स्पेस। आप जेब में लेके जा सकते हो।
एक पतले कपड़े का बैग लेके चलो, जहां आपको क्या मालूम कहाँ पे क्या मिल जाए, यू नेवर नो। सम टाइम यू प्लान फॉर मार्केटिंग, सम टाइम इट्स ऑल ऑफ अ सडन एंड इट कम्स एज अ सरप्राइज। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, कुछ अच्छा ऑफर आजकल बहुत चलता है, 40% ऑफ है, 40% ऑफ है, तो एकदम से अब आपका मूड तो था नहीं, जैसे यू मे हैव मे बी 6 पेयर ऑफ जीन्स, लेकिन अब आप बाहर गए, आपने देखा 50% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट थ्री फ्री, तो अब उसमें आपने बिना जरूरत के खरीदा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जरूरत नहीं हो तो मत खरीदिए, क्योंकि दो चीजें होती हैं मयंक जी, एक होता है यूज और एक होता है अब्यूज। तो यूज जरूरतें कम होती हैं, लालच बहुत होती है। तो हर आदमी को लालच होती है कि 6 दिन के लिए हमारे पास 6 जोड़ी कपड़े हों, और 6 दिन के लिए 6 जोड़ी भी नहीं, 6 दिन के लिए भी ऑफिस जाने के लिए अलग हो, शाम को जॉगिंग करने के लिए अलग हो, है ना, पार्टीज के लिए अलग हो। तो ये वाला इस वाले ये जो हमारे में क्रिएट किया गया है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक है कि पार्टी पार्टी के लिए अलग कपड़े होंगे, और नौकरी के लिए, जॉब के लिए अलग कपड़े होंगे, और लीजर के लिए अलग कपड़े होंगे, और सोने के लिए अलग कपड़े होंगे। हमने अपने फोर फादर्स को क्या देखा है कि उन्होंने कपड़े पहने और काम पे चले गए, और आने के बाद शर्ट उठाई, लटका दी, और अंडरगारमेंट्स जो है वो बनियान पहन करके, वो वही उनका घर का कपड़ा होता था। हम घर पे अलग कपड़े पहनते हैं, वापस बाहर जाना है, फिर से शर्ट डाली, फिर चले गए। तो बहुत ही 4 जोड़ी कपड़े के साथ वो रहे हैं। और हमारे समय में ये कि वार्डरोब पूरी भरी है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कपड़ा इसमें नहीं फिट होगा, वो कपड़ा उसमें नहीं फिट होगा। तो एक तो हमें ये दिमाग से निकालना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कपड़े कपड़े होते हैं, कपड़े पहनने के लिए होते हैं, कपड़े बदन ढकने के लिए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा यूजेज को, जो मार्केटिंग से, जो मीडिया से आपको प्लांट किया गया है कि नहाने के अलग कपड़े और जाने के अलग कपड़े और सोने के अलग कपड़े, कपड़े कपड़े होते हैं। ये आप देखिए कि आपके फैब्रिक अच्छे हों, कंफर्टेबल हों, और जब कंफर्टेबल हैं तो दे मस्ट बी कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आप एक क्लॉथ का बैग कैरी करें। क्लॉथ में इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि प्लास्टिक नहीं लेनी, तो प्लास्टिक के अलावा फिर कपड़े का झोला पहले से चला आ रहा है, लोग पुराने कपड़ों से झोले सिलवा लेते थे, अब तो मार्केट में रेडीमेड बिकते हैं। अब तो फैशनेबल भी है, मतलब अच्छे से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ एग्जैक्टली जूट वगैरह के बैग मयंक थोड़े से ये हैं कि बल्कि होते हैं, कैरी करने में आपको, अगर आप स्पेशली जा रहे हो ग्रोसरी शॉपिंग करने तो आप लेके जाओ, नहीं तो एक छोटा पतला कपड़े का बैग, एंड बिलीव मी आई माई सेल्फ कैरी दैट बैग। आप एक बैग अपने गाड़ी में या अपने साथ अपने डेली जो आप कम्यूट करते हो, आपका खुद का बैग है, उसके कोने में डाल दो, और कभी शॉपिंग की जरूरत पड़े वहां से आप निकाल लो। आप क्या लिटरिंग बंद कीजिए, हर जगह फेंकना बंद कीजिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे से कचरा उठाना। सरकार की जिम्मेदारी है आप तक कचड़े की गाड़ी आ जाए, आपसे उठा ले, या एक कम्युनिटी डस्टबिन या ऐसा एरिया हो जहां पे डस्टबिन रखा हुआ, वहां से उठा ले। आप चॉकलेट खा के रैपर उड़ाते रहेंगे तो वहां से गवर्नमेंट का उठाना कहीं से कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसको उठाने वाली जगह पे डालें। और अब तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि सूखा कचरा, गीला कचरा, रिसाइकल वाला, नहीं रिसाइकल वाला, उसके लिए अलग अलग दिया है। तो आप अपनी अकल लगाएं, थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करें। हमेशा याद रखें कि मेहनत नीचे से कम लगती है, ऊपर से ज्यादा। आप कचरा मिक्स कर देंगे तो सॉर्टिंग करने के लिए भी आपने एक कार्बन फुटप्रिंट दे दिया, तो इतनी एनर्जी लगेगी सॉर्टिंग के लिए, आप ही सॉर्ट कर दीजिए। इतनी मेहनत नहीं लगेगी अपनी फैमिली लेवल पे, या मैं कहूंगा इंडिविजुअल लेवल पे ही सॉर्ट कर दीजिए। अपने कचड़े खुद ही छांट लीजिए, छांट करके ही रखिए और फेंकना बंद कीजिए। ये कहीं ना कहीं सिविक सेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये हम करेंगे, ये सरकार नहीं करती, और एनर्जी इससे बहुत हद तक बच जाएगी, कुछ हद तक बचा भी लीजिए। मिनिमम एनर्जी यूज कीजिए, मना किसी ने नहीं किया है। अभी आप 3 रूम के फ्लैट में हैं, 2 रूम के फ्लैट में है, तो जहां आप हैं वहां एनर्जी यूज कीजिए, जहां नहीं है वहां बंद कर दीजिए। एक तो ये एनर्जी जो हमारे समझ में आती है, और एक एनर्जी जिसको हम आजकल कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। मतलब ये है, जो नहीं जरूरत है मत खरीदिए, उसको बनाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी एनर्जी लगती है, तो उसको लेके स्टैग्नेट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक ग्लास रखा हुआ है, इसमें मैं पानी पी रहा हूँ, तो दिस इज द ग्लास आई यूज फॉर वाटर, दिस इज द ग्लास आई यूज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, दिस इज द ग्लास आई यूज टू ड्रिंक एनीथिंग, कुछ भी। अब आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्लासेस के भी कई टाइप्स होते हैं, कि ये
कॉकटेल्स के लिए, मॉकटेल्स के लिए, पानी के लिए, जूस के लिए, शरबत के लिए। तो ये मार्केटिंग है, ये समझना पड़ेगा आपको। ग्लास इज समथिंग जो टम्बलर जिसको हम बोलते हैं, जो होल्ड करे और उससे पिया जा सके। तो एक अच्छा सा टम्बलर आप एक सेट ले लें, काम चलेगा। उसमें ईगो, प्राइड या स्टेटस फील करना बंद कीजिए कि हमारे पास हर ओकेजन के लिए अलग अलग ग्लास के सेट है, हर ओकेजन के लिए अलग अलग प्लेट का सेट है। ये नहीं, इससे एनर्जी सेविंग इसी को बोलते हैं कि मिनिमाइज कीजिए। अगर हर इंडिविजुअल 2 मिनट को बैठ के सोचेगा कि मेरे घर में क्या क्या मैंने जमा करके रखा है जिसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो इस लैपटॉप के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ये लैपटॉप बहुत नेसेसरी है। तो ये तो मेरे लिए जरूरत है, ये तो मैंने 5-6 तो नहीं रखे हैं, मैंने एक लैपटॉप रखा है, इसको मैं नहीं हटा सकता। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि 5 सेट ग्लासेस के हैं मेरे पास, तो एक सेट के ज्यादा तो नहीं हो सकता। कभी अगर गेस्ट आ गए तो 2 सेट यूज होगा, तो 3 सेट मेरे पास एकदम फिजूल है। तो उन 3 सेट को जिसके पास नहीं उसको दे डालिए। आप देखिए आपका घर हल्का हो जाएगा, मेंटेनेंस हल्का हो जाएगा, दिमाग और टेंशन हल्का हो जाएगा। दिमाग, आपने जितने कचरे जमा करके रखा है काम का समझ करके, उसको जब आप हटाएंगे ना तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप खुद भी हल्का फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी सेव कर रहे हैं। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत एनर्जी लगती है, ये आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ कमरे की बत्ती बुझाना एनर्जी सेविंग नहीं होती है। आप कंजम्पशन को मिनिमाइज कीजिए, कंजम्पशन को मिनिमाइज कीजिए, वही एनर्जी सेविंग है। पानी को सेव करना है, जहां पे कम पानी से काम चल सकता है, कम पानी से काम चलाइए। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं और हमारे मुल्क में कई ऐसे जगह हैं जहां वाटर इतना स्कैर्स है, कई जगह खत्म हो गया है, गवर्नमेंट के टैंकर जा रहे हैं। अभी जहां मैं रह रहा हूं, गया, यहाँ पे सरकारी योजना के तहत गंगा का पानी लेके आया गया है। अभी एक प्रैक्टिकल बात आप सोचें मयंक, कि अगर हम रिवर का वाटर डाइवर्ट करेंगे, ये ऐसा है जैसे एक नदी बह करके कहीं बहती 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 बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। अगर हम उसमें से पानी निकालने लग जाएं तो वाटर वॉल्यूम घट जाएगा। वाटर वॉल्यूम अगर घटेगा तो रिवर कोर्स बदल सकती है अपना। ये भी हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल तक पहुंचे ही ना, अगर हर स्टेट ऐसे ही पानी निकाल देगा तो नहीं पहुंचेगी। तो लेकिन मजबूरी है, हम क्या करें। अगर पानी हमारे यहाँ बहुत जगहों पे डिप्लीट हो गया है तो गवर्नमेंट का तो फिर काम बन जाता है ना कि सिटीजन्स को पानी पहुंचाना, उपलब्ध कराना, कहीं से भी लाएं। तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया पानी। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पानी अभी आप तक है, हो सकता है कि कल कोई पानी नहीं मिले। और इसमें कोई साइंस फिक्शन भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी के सिनेरियो में अगर गूगल करेंगे, स्पॉट करिए वो एरियाज जहां पे पानी डिप्लीट हो चुका है, गूगल दिखा देगा आपको। अब तो बहुत इजी है समझना। अगर कोई नॉलेज सैवी पर्सन है, नॉलेज लेना चाहता है, क्रेविंग है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो बहुत आराम से आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि कोई अकलमंद बैठ के आपको ज्ञान दे तभी समझ में आए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और तो देखो। हर आदमी देख रहा है, पहले 30 फुट पे पानी, 40 फुट पे, 60 फुट पे, 80 फुट पे पानी आता था, 100 के अंदर आ जाता था, हाथ की बोरिंग हो जाती थी। ये कोई कहानियां नहीं, हाथ से बोरिंग होती थी, 2 लोग मिलकर बोरिंग कर देते थे 2-4 दिन में। तो 40 से 60 फुट पे, 80 फुट पे पानी मिल जाता था। अब भाई 180, 280, 380 फुट पे पानी मिल रहा है। और हर 2 साल के बाद थोड़ा सा बोरवेल और डीप कराना पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि अच्छा मोटर निकलवा लेते हैं तो 2 पाइप और जुड़वा देंगे तो और नीचे कर। लेकिन ये कब तक, कब तक? इससे ये अकल नहीं आती कि आपको नीचे जाते जाते एक वक्त में पत्थर मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू सेव वाटर, क्योंकि वाटर बहुत है। वाटर यहाँ से आपको समझना है कि प्लैनेट से उड़ के स्पेस में नहीं जा रहा। पानी आपके आसपास तो बहुत है, नाले में भी है, तो आप नाले का यूज तो नहीं कर सकते ना। तो फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर, इस्तेमाल लायक पानी नहीं है आपके पास। अब ये हम जब स्कूल में थे मयंक, तो हम पढ़ते थे वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन अब वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया है। फ्रेश वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं आपको। प्लांट ट्रीज, हर चीज का इलाज। ये पानी पकड़ के रखेगा, पानी पैदा करेगा, पानी लेकर के आएगा, पानी साफ करेगा। प्लांट ट्रीज, रिड्यूस अननेसेसरी कंजम्पशन, इस पे हम लोगों ने काफी बात की है। मेंटेन सराउंडिंग्स क्लीन एंड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स और स्प्रेड अवेयरनेस। इन सब के बारे में अवेयरनेस जितना ज्यादा हो सके बात कीजिए, बातें फैलाइए। कई बार क्या होता है कि आप सोच तो रहे होते हैं लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। हाँ, वही बात कोई दूसरा अगर आपको कह दे तो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोलना जरूरी है। और यूनिटी इसी तरफ काम कर रही है कि मुझे बुलवा रही है, कम से कम कोई तो सुने, और सुने तो कुछ उस पर एक्ट करे। एंड इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ये बहुत कॉमन है, ये हर आदमी बोलता है।
ये कहीं ना कहीं किसी समय में मुझे भी लगता था कि मैं एक अकेला क्या ही कर लूंगा, पड़ोसी गाड़ी धो रहा है 1 घंटे तक, मैं गाड़ी पोंछ के क्या ही पानी बचा लूंगा। तो सबको लगता है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है, बहुत ही लेमैन एक्सक्यूज है ये कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, पूरी दुनिया में तो हो रहा है, हम अकेले क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा कोट मुझे मिला है जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया है कि इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, एक मच्छर के साथ सो के देखिए, आपको आपको सोने नहीं देगा, जबकि मच्छर बहुत छोटा है आपके कंपैरिजन में, बट पक्का है कि आपको सोने नहीं देगा। ट्राई स्लीपिंग विद अ मस्कीटो। तो आप एक मच्छर के साथ सो करके देखें, आपको पता चलेगा कि जब एक मच्छर डिफरेंस कर सकता है, तो इफ अ मस्कीटो इज इनफ टू मेक अ डिफरेंस, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअल यूनिट पे इस काम को करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, समराइज कर लेते हैं जितना हम लोगों ने बात किया है कि उसको हम मोटो के तौर पे, एक शॉर्ट स्टेटमेंट के तौर पे, ताकि उसको हम अमल में ला सकें, प्रैक्टिस में ला सकें, डे टू डे दिमाग में रहेगा तो हरकत में भी रहेगा। इफ विल थिंक अबाउट इट, विल एक्ट ऑन इट। सो आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है वो। सो कुछ कोट्स हैं यहाँ पे, वी प्रोटेक्ट नेचर, नेचर प्रोटेक्ट्स अस। अगर हम हवा को, पानी को साफ रखने की कोशिश करेंगे तो वो साफ हवा, साफ पानी हमें भी तो स्वस्थ रखेगा ना। सेव नेचर, सेव फ्यूचर, गो ग्रीन, कीप इट क्लीन। और प्लेनेट भी तो भाई है नहीं, एलन मस्क ढूंढ रहे हैं और ऐसा पता लगाया जा रहा है कि कहीं शायद कुछ ऐसा, शायद शायद लगा हुआ है उसमें, पक्का नहीं है। तो हम जिस पे रह रहे हैं ये पक्का है। दिस अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, ये पक्की बात है, ये शायद नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है। लेकिन अभी जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि देयर माइट बी अ प्लैनेट बी, अभी तो बात हो रही है वहां प्लैनेट है, वहां का स्टार है, उस पे लाइफ पॉसिबल है, ये स्टडीज हैं और बहुत ही बचकानी है, अभी एकदम प्रोटोटाइप है, एबीसीडी लेवल की स्टडीज हैं। तो जो हमारे पास है ये पक्का है, इसको बचाइए, इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट बी एग्जैक्टली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। स्मॉल स्टेप्स टुडे, बेटर टुमारो, एंड वन अर्थ, वन चांस, एक्ट नाउ। क्योंकि हर गर्मी में डिग्रीज बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, और जितनी गर्मी बढ़ेगी उसी हिसाब से ठंड भी बढ़ेगी। तो ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं है, आप ये देखिए क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रहा है। और एक्सट्रीमिज्म, मैंने बोला था, एक्सट्रीमिज्म इज नेवर गुड फॉर हेल्थ ऑफ एनीथिंग, हेल्थ ऑफ एनिमल, हेल्थ ऑफ प्लांट। आप देखिए कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, प्लांट्स डोंट सर्वाइव, बिल्कुल नहीं थे। तो उनको भी एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, हम ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। एक्सट्रीमिज्म अर्थ को पसंद नहीं है, वो एक मॉडरेशन पे जीती है अर्थ, तभी सस्टेन करती है लाइफ को। सो Mayank, not keeping it much lengthy, I have finished it and thank you for listening. नहीं, थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सुन रहा था, मैं तो खुद को एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट समझता हूँ, एंड काफी सारी Everybody is Mayank, everybody is, even me, हर आदमी। और ये प्रोग्रेसिव थॉट है, जब तक आप ये सोचते हैं आप प्रोग्रेस करते हैं। वही काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। कुछ सवाल है मेरे और कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस यहाँ फेसबुक पे भी आया है लोगों का। तो किया गया था मयंक, मगर मैंने आधे घंटे का प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया है कि हम, ये कोई वन वे डायलॉग नहीं है, कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं है, ये मैं ऐसे समझ रहा हूँ, और ये ऐसा है भी, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है। मैं इसकी स्टडी पे हूँ, मैं इस पे काम करता हूँ, तो थोड़ा सा इस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअली ये टॉक है कि उनके दिमाग में बातें प्लांट करनी, जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, उसको जगानी है, उनको एक्टिवेट करना है। तो आधा घंटा मैंने उनकी एक्टिवेशन के लिए रखा है। बिल्कुल। ना, और आपने जो एग्जाम्पल्स लिए वो काफी रिलेटेबल हैं, क्योंकि कुछ लोग जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो काफी ऊपर ऊपर से बातें करने लगते हैं, अब देश दुनिया की बातें करने लगते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम समझ नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग था। एक मेरा सवाल था यहाँ पे कि
एक जनरली स्टेटमेंट लोग बोल देते हैं और फॉलो करते हैं कि प्रोग्रेस के लिए तो ये सब करना पड़ता है, ग्रोथ के लिए तो करना पड़ता है, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम ऐसा हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो शायद इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं हो लेकिन देश की ग्रोथ के लिए अच्छी हो, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छी हो। तो इस जो ये सवाल काफी मतलब निगेटिव कनोटेशन के साथ जाता है, लोग इसको हाइपर इन्फ्लेट कर देते हैं। तो अगर लोगों में एक थोड़ी सी जागरूकता लेके आनी हो ऐसे सवालों के को लेके, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर इन साइंसेस और स्पेशली एनवायरमेंटल साइंसेस, मैं एक आम आदमी भी हूँ, मिडिल क्लास बिल्कुल कह सकता हूँ मैं खुद को फखर से, मतलब आई विल फील प्राउड टू कॉल माई सेल्फ अ मिडिल क्लास मैन। कल मैं मार्केट गया था और मार्केट लेट नाइट खुला हुआ था, जो अनएक्सपेक्टेड था, रोज तो नहीं जाता हूँ, कल गया था और काफी देर तक मार्केट खुला हुआ था, पास्ट 10 o'clock तक खुला हुआ था। तो मैंने दुकान वाले से पूछा कि आज इतनी रात तक कैसे खुला है, तो उसने मुझे जवाब क्या दिया, मयंक यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, कि सर शाम से पहले कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है। 6 बजे के बाद, 6 बजे तक तो सर कस्टमर ही नहीं था, 6 बजे के बाद कस्टमर आया। और जानते हैं, जो दिन भर का हम दुकानदारी करते थे वो हम 7 से 9 के बीच में कर दिया, 2 घंटे में। मतलब आप समझिए, गर्मी इतनी पड़ रही इस एरिया में कि उस गर्मी की वजह से लोग दुबक के बैठे हैं कि नहीं निकलेंगे। अब इतना हम सबको पता है कि डेवलपमेंट शुरू होता है पर्सनल। जैसे एक दुकानदार दुकान में नहीं बैठेगा, एक खरीदार खरीदने नहीं जाएगा, तो जीडीपी वहीं नीचे चली गई। ये पर्सनल शुरू होता है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम यू। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द सिटीजन। जब आप ही 2 घंटे के लिए बाहर निकलिएगा तो डेवलपमेंट 2 ही घंटे का हुआ, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। अगर हमने 6 घंटा 8 घंटा वर्क आवर को इस क्लाइमेट की वजह से 2 घंटे तक हम लेके आ गए, और हर चीज हो रही है ना, जैसे डीएम ने ऑर्डर निकाल दिया कि स्कूलों को 3 दिन बंद रखा जाए, हीट वेव बहुत, काम वर्क फ्रॉम होम भी कर लिया जाए, हो जाए तो ये अभी ऐसा तो नहीं है कि इस साल मौसम गड़बड़ाया है, अगले साल ये ठीक हो जाएगा। अगले साल जैसे हमने बोला कि अगले साल हो सकता है 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। सही बात है। तो फिर आप 6 बजे की जगह 8 बजे निकलेंगे मार्केट करने के लिए, फिर 10 बजे निकलेंगे, फिर हो सकता है कि रात भर ऐसे ही आंधी चलती रहे गर्म हवा की। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन किसका? डेवलपमेंट शुरू ही होता है खुद से। अगर आपको लग रहा है कि आप डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। प्रोडक्टिव होने के लिए वर्क आवर आपके अच्छे होने चाहिए। वर्क आवर अच्छा होने का मतलब है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैं आपसे आराम से बैठ के बात कर पा रहा हूँ, हम एक चैनल चला पा रहे हैं, हम एक मीटिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एसी चल रही है। अगर ये बंद कर दीजिएगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर मैं प्रोडक्टिव हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इस माइक्रो क्लाइमेट को सूटेबल बना के, कंड्यूसिव बना के रखा हुआ है, इसलिए। तो अगर आप अपने वर्क आवर पे सीधे सीधे आपको देखना है कि अगर आप कितने घंटे काम कर पाते हो, कोई भी आदमी, जो एवरीबडी ऑफ द सोसाइटी इन द सोसाइटी इज एसेट फॉर द सोसाइटी। छोटे से बड़े उससे मतलब नहीं है, हमने बना के रखा है, ये छोटा ये बड़ा है। हर आदमी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहा है, हर आदमी सोसाइटी को, मयंक जी, कुछ ना कुछ दे रहा है। तो हर आदमी का मुझे लगता है कि बराबर योगदान है सोसाइटी में, बड़ा छोटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो सोसाइटी में एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडी इज गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। तो आप कितना दे पा रहे हो, ये क्वेश्चन है। अगर आप 12 घंटे दे रहे हो सोसाइटी को तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, और आप 2 घंटे दे रहे हो तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट 2 ही घंटे का हो रहा है। तो डेवलपमेंट इज नथिंग, इट इज द कलेक्टिव आउटपुट ऑफ द पॉपुलेशन और द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। वो जितना प्रोडक्टिव रहेंगे, वो उनका प्रोडक्शन डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर, पक्की बात है, एटमॉस्फेयर पे, क्लाइमेट पे, मौसम पे, वेदर पे डिपेंड करता है। जिस दिन आप देखेंगे वेदर अच्छा होगा, उस दिन वर्क एफिशिएंसी हाई हो जाती है। मौसम अच्छा है तो लोग काम अच्छे से करते हैं, चाय पकौड़ा खाएंगे लेकिन काम दिल लगा के करेंगे, मौसम बहुत अच्छा है। और जिस दिन बाहर का मौसम खराब है, उस दिन अपना मौसम भी खराब ही रहता है। इलेक्ट्रोलाइट पी के बस जिंदा रहना है कि उलट नहीं जाए, बस सस्टेन कर लें। अब आज नहीं होगा, कल देखेंगे भाई, आज बहुत मौसम खराब है। तो मौसम खराब में आप देखते हैं हमेशा प्रोडक्शन खराब हो जाता है।
क्रिकेट चल रहा है, बारिश हो जाएगी तो क्रिकेट उठ जाता है, मैट लपेट देते हैं कि चलिए पानी रुकेगा तब ना। तो मौसम का असर डायरेक्ट, हमने तीसरी स्लाइड में ये बात किया है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपके पास प्रेजेंटेशन, उसमें ये हमने बोला है कि वी आर कनेक्टेड। तो अगर क्लाइमेट कंड्यूसिव रहेगा तभी हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और हम प्रोडक्टिव होंगे तभी डेवलपमेंट हो सकती है। उसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए ये मेजर्स हमें करने पड़ेंगे। बहुत सही बात आपने कही कि अगर देश की जीडीपी भी कैलकुलेट करे तो इट इज कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो या बड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो, पूरे डेवलपमेंट में आपका योगदान तो है ही। एक और बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी, लोग शायद इस चीज को अपने स्कूल में मिस कर जाते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, कि थार डेजर्ट और जितने भी सहारा डेजर्ट और रेगिस्तान अभी जो एग्जिस्ट करते हैं, किसी जमाने में वहां पे पेड़ हुआ करते थे, वो हरा भरा था। तो कितना टाइम लगा उसको, वो पूरे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को चेंज होने में कितना टाइम लगा। मेरा गोल इसमें ये है कि हमारे जो दर्शक हैं उस इम्पैक्ट को समझ सके, क्योंकि जनरली एक होता है कि आपने भी बात कही थी अपने प्रेजेंटेशन में कि बोलते कि यार ठीक है, हमारे जीवन काल में तो ये नहीं होने वाला है शायद। तो इसमें मयंक, इंडियंस कैन रिलेट वेरी हार्शली टू दिस, हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ आप अपने बड़ों से सुनते चले आए होंगे कि हमारे ऋषि मुनि 1000 साल जीते थे। तो हमने अपने हरकतों से उसको 1000 से तो बहुत नीचे हम लेकर के आ गए। हाँ। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एक बात ऐसा होता है ना कि धरती खुद ही डायनामिक है। युग आते हैं, ये मैं बिल्कुल मिथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक टॉक इन मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि अगर द्वापर ही रह जाएगा तो त्रेता नहीं आएगा, त्रेता ही रह जाएगा तो कलयुग। तो आपको पता है चेंज है, ये डायनामिक है, ये होगा। तो अभी से कुछ साल पहले तक ये था कि क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज तो होगा, वो होता है, क्योंकि ये डायनामिज्म है धरती का। आप देखेंगे जहां पे वाटर बॉडी होती है, वहां धीरे धीरे वाटर बॉडी, एक्वाटिक जो सिस्टम होता है, वो सराउंडिंग वेजिटेशन से ढकते ढकते, उसकी डेब्री से गिरते गिरते, मान लीजिए एक तालाब है, ऐसे सपोज करते हैं, आसान होगा समझने में। एक तालाब है, उसके आसपास वेजिटेशन होगा ही, जब पानी है तो पौधे होंगे, वो पौधे उस तालाब में गिरेंगे, सूख सूख के पत्ते गिरेंगे। अब रोज कोई प्राइवेट तालाब तो है नहीं साफ करेगा। अब प्रोसेस को छोड़ दीजिए, ह्यूमन इंटरेक्शन को रोक दीजिए, तालाब में पत्ते गिर रहे हैं, गिरने दीजिए, तो उस पौधे के पत्ते तालाब में गिरेंगे, तालाब धीरे धीरे भरेगा, वो धीरे धीरे एक्वाटिक से सेमी एक्वाटिक हो जाएगा, जिसको मार्शी बोलते हैं हम लोग, दलदली इलाका हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, पानी नहीं बचेगा, कीचड़ बन जाएगा। अब वो कीचड़ बनने के बाद फिर उसमें वेजिटेशन का स्विच हो जाएगा, एक्वाटिक वेजिटेशन से मार्शी वेजिटेशन हो जाएगा। मार्शी वेजिटेशन से जो दलदल का इलाका, वो धीरे धीरे फिर धरती बन जाएगी, दलदली हट जाएगा, सॉइल कंपोजिशन इंप्रूव कर जाएगा, वाटर कंटेंट घट जाएगा, फिर धीरे धीरे लिथोस्फीयर टेक ओवर कर लेगा, फिर उस पे छोटे छोटे श्रब्स उगने लगेंगे, झाड़ उगने लगेंगे, झाड़ का रास्ता फिर पेड़ ले लेंगे, फिर पेड़ लगेंगे, फिर वो ग्रीन हो जाएगा प्रॉपर। तो ये आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन ये हुआ। ह्यूमन इंटरफेयर करता तो तालाब को तालाब रहने देता, जब पत्ता गिरता ऐसे करके सफाई कर देता, फिर तालाब रहता, तालाब को भरने ही नहीं देता, आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाता। इसको हम लोग एक टर्म में बोलते हैं साइंस में, इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत जनरलाइज टर्म है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ये सक्सेस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो लोगों के सर से कभी कभी निकल जाते हैं, पायोनियरिंग कम्युनिटी और इस तरह के लफ्ज हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चेंज अर्थ पे जो हो रहा है, चाहे क्लाइमेट का हो, चाहे क्लाइमेट के किसी रेस्पेक्टिव एजेंट का हो, ये होगा। हमारा काम बस इतना है कि जो काम 1000 साल में हो रहा था उसको हम 60 साल में लेके आ गए हैं बस। तो वी आर हेस्टनिंग दैट प्रोसेस। धरती का ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर हैं, तो जैसे फल्गु नदी एक समय में बहती थी, एक समय में सूख गई, तो फल्गु हमेशा तो नहीं बही। सरस्वती एक समय में थी, अब सरस्वती तो नहीं है। तो गंगा है, लेकिन गंगा मिथोलॉजी क्या कहती है, गंगा एक समय में नहीं रहेगी।
तो ये प्रिडिक्शन तो है ही है ना कि जो नदी बह रही है वो नदी एक समय में नहीं रहेगी, लेकिन हम ये बोलें कि रहेगी नहीं तो हम अभी ही इसको 5 ही साल में निपटा देते हैं। तो हम ये काम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और जो चीजें अपने समय पे होती हैं वो चीजें अडेप्ट हो जाती हैं। उसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ। जो सिलेबस +2 में पढ़ाया जाता है या ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस आप क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाएंगे तो ले नहीं पाएगा उसका दिमाग। तो जो चीजें नेचुरल कोर्स पे होंगी, ग्रेजुअली होंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं आप देखिए, एक वर्ड हम पढ़ाते हैं साइंस में, इस पे कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे, कुछ क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं रेज, तो मैं प्रिपेयर हूँ क्वेश्चन लेने के लिए। कि साइंस में एक वर्ड हम पढ़ाते हैं इवोल्यूशन, कि आप इवॉल्व कर जाते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग है, यू आर होमोसेपियन, एक पहाड़ में रहने वाला भी होमोसेपियन, एक पठार में रहने वाला भी होमोसेपियन, गंगा वैली में जो रह रहा है वो भी होमोसेपियन, और लद्दाख लेह के पहाड़ी पे जो रह रहा है वो भी होमोसेपियन। लेकिन हम होमोसेपियंस में जो पहाड़ी हैं, जो लद्दाखी हैं, उनका रेड ब्लड सेल हेवीली कॉन्केव होता है, हमारा कॉन्केव होता है, उनका हेवीली कॉन्केव होता है, ज्यादा ही कॉन्केव। उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमसे हाई होती है, होनी पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, कि वो कभी ना कभी पहाड़ से पठार, पठार से पहाड़ की तरफ चले गए। अब धीरे धीरे गए, धीरे धीरे उनके अंदर ये बदलाव आया कि पहाड़ पे रहने लायक हो गए, कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको और मुझे पड़ेगी, हम जाएंगे तो पड़ेगी। और हम ये नहीं कह सकते वो बहुत मजबूत हैं, मजबूत नहीं है, उनके अंदर ओवर द टाइम, ओवर जियोलॉजिक टाइम, एक they have evolved into a better human being to survive in that particular altitude। उस पे रहने के लिए उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है कि उनके रेड ब्लड सेल्स और ज्यादा मोटे हो गए हैं कि और ज्यादा ऑक्सीजन चिपका लें। तो उनका आरबीसी नहीं बढ़ा, हमारे ही जितना है, क्योंकि हमारा जेनेटिक्स सेम है, लेकिन उनका आरबीसी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो आराम से सांस लेते हैं। आपको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो धीरे धीरे बदलाव हुआ, जो धीरे धीरे चेंज हुआ, उसमें वो बंदा सेट हो गया है, वो अडेप्ट करके इवॉल्व कर गया। 2 वर्ड होता है, अडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म में हो जाता है वही तो इवोल्यूशन बोल देते हैं उसको। परमानेंट जेनेटिक चेंज हो गया कि अब वैसा ही हो गया तो इवोल्यूशन हो गया। तो अडेप्टेशन के लिए जरूरत अच्छी। दूसरा एग्जांपल दूंगा, वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। ये तो लंबी बात हुई जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते। एक ऐसी चीज है जो एक आदमी अपनी जिंदगी में देख सकता है। हाफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, मुंबई, हाफकिन। ये वैक्सीन का इकलौता इंस्टीट्यूट है इंडिया में, बहुत पुराना है। घोड़े पाले जाते हैं यहाँ पे, हॉर्सेस, क्योंकि आपको हमको पता है कि सबसे इम्यूनिटी जिसकी मजबूत होती है वो जानवर होता है घोड़ा। कहा जाता है घोड़ा खड़ा खड़ा खाता है, खड़ा खड़ा सोता है। अगर घोड़ा बैठ गया तो समझो मरेगा, क्योंकि वो इम्यूनिटी इतनी तगड़ी है घोड़े की कि इट कैन डिफाई एनीथिंग, इवन पॉइजन। ये जब रिसर्चर्स को पता चला तो उन्होंने घोड़े पाले अच्छी नस्ल के, मजबूत, हेल्दी, उनको पॉइजन देना शुरू किया। कोबरा पॉइजन, वाइपर पॉइजन, सांप का जहर, मजबूत सांप का, जो आपको 3 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है, उसका पॉइजन दिया घोड़े को। ये आप एक लाइफ टाइम में एक आदमी इस चीज को देख सकता है, जिसको सुपर अडेप्टेशन बोला जाएगा। कि एक हेल्दी घोड़ा है, उसको आपने थोड़ा सा जहर का डोज दिया, वो थोड़ा सा लगा कि गड़बड़ा रहा है, बट उसने, उसकी इम्यून सिस्टम ने उसको संभाल लिया। फिर अगली बार जहर का डोज आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर वो थोड़ा गड़बड़ाया, फिर संभल गया, क्योंकि इम्यूनिटी ने उसको फिर संभाल लिया। फिर वो बढ़ाते 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 आप इतने डोज पे ले आए कि अब सांप डायरेक्ट भी काटेगा तो घोड़ा नहीं मरेगा। फिर उसी के ब्लड से आप एंटी सीरम निकालते हैं, जिससे एंटीडोट बनता है स्नेक के पॉइजन का। अब अगर किसी भी इंसान को, अभी तक दुनिया में इसकी दवा नहीं बनी है कि आपको सांप ने काट लिया तो कोई दवा खा लीजिए, टैबलेट खा लीजिए और ठीक हो जाइए। एंटी सीरम ही देना पड़ेगा, यही एक ट्रीटमेंट है। इसीलिए डॉक्टर पूछेगा कौन से वाले सांप ने काटा है, न्यूरोटॉक्सिक वाले ने कि हेमोलाइटिक वाले ने। 2 तरह का पॉइजन होता है। आपको सांप तो बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके कि हमको कौन वाला सांप काट के गया, तो उसका एंटीडोट देंगे। अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ मयंक, कि उस घोड़े ने अपनी जिंदगी में पॉइजन के लिए अडेप्ट कर लिया। उस घोड़े को डायरेक्ट सांप से कटवा देते तो मर जाता। पॉइजन का डोज धीरे धीरे टाइम पे बढ़ा, तो वो जिंदा है और सस्टेन कर रहा है और रेजिस्ट हो गया।
तो ह्यूमंस का भी ऐसा है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी में तो नहीं, तो हाँ नहीं, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर पहले मैं बिना एसी के रह लेता था और एसी के बिना दिक्कत है भाई, तो इसका सीधा बात यह है कि सिर्फ आदत नहीं है, टेम्परेचर भी तो आप देखिए, रिकॉर्ड कैसे टूट रहा है फिर। पहले रिकॉर्ड नहीं टूट रहा था, अब रिकॉर्ड टूट रहा है। तो जब गर्मी बढ़ती चली जाएगी और इतनी तेजी से रिकॉर्ड टूटेगा, तो जो कमजोर वाले होंगे, जो कमजोर घोड़े होंगे, वो तो निपट जाएंगे ना। तो आप देख लीजिए कि हीट वेव में लोग निपट जाते हैं, कोल्ड वेव में लोग निपट जाते हैं। क्यों निपट रहे हैं? क्योंकि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट करने की ताकत नहीं है बॉडी में। तो जो अचानक कुछ होगा, अचानक में बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, पैरालिसिस। आप सर्दियों में बैठे हो और आपने हीटर चला रखा, आप यूएस में हो, आपका रूम मस्त गर्म है और एक अच्छे टेम्परेचर पे आपने मेंटेन कर रखा है, बाहर सब 0 टेम्परेचर है। आप अभी टी शर्ट में ऐसे उठो, बाहर चले जाओ और बाहर सर्दी है, यू विल बी पैरालाइज्ड, बॉडी एकदम से शॉक में आ जाएगी। लेकिन अगर यही आप हीटर से निकल करके एक बीच के एरिया में थोड़ी देर रुक जाते हैं, स्टेयर केस पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, बॉडी एक्लिमेटाइज करेगी, फिर आप बाहर जाएंगे। यही काम है कि अगर जो चेंज है, अगर हम स्लो और ग्रेजुअल होने देते हैं, तो हमारे में अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही बात। और अगर एकदम से हम ऐसे धप्पा मारते हैं, उसको एकदम से इसी रेट से बढ़ा देते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि पॉपुलेशन क्रैश होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बियर नहीं कर पाएंगे और हेल्थ हजार्ड होगा। कहीं ना कहीं आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इसका। बहुत सही बात कही आपने सर कि चेंज इवॉल्व तो हो जाता है इंसान, लेकिन उसको उस इवोल्यूशन प्रोसेस को नेचुरली होने देना चाहिए, ग्रेजुअली होने देना चाहिए। कुछ अभी फेसबुक से थोड़े कमेंट्स कुछ लोगों ने अपने ओपिनियंस भी डाले हैं। शिल्पी कुमारी जी ने बोला है कि सांस लेना तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि उस हवा में जो हम सांस लेते हैं उसको साफ कर सकें। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो कोशिश तो करते हैं। अखिलेश राम जी ने बोला है कि उनका बहुत सारा एफर्ट जाता है लोगों में ऑर्गेनिक मेथड्स को प्रमोट करने के लिए। दीपक जी का भी एक सिमिलर ही सवाल था कि अवेयरनेस कैसे फैलाएं। तो बहुत सारे जो युवा हैं अभी के जनरेशन में, देखिए उनका थोड़ा तो रुझान है, क्योंकि उन्होंने मेरा ही बचपन देख लो आप। रेपुरा में जहाँ पे हमारा यूनिटी स्टार्ट हुआ था, वहीं पे पला बढ़ा मैं। काफी डिफरेंट सा क्लाइमेट था, हम लोग हंसी खुशी रहते थे। अभी जब भी जाओ गर्मी में रहना मुश्किल हो गया, 45 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच गया है। और ये युवा पीढ़ी डायरेक्टली देख रही है, वो चाहती भी है कि अवेयरनेस फैलाएं, बट लोग तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। देखिए मयंक, अभी युवा पीढ़ी इसलिए कनेक्टेड है ना कि जो देखती है वो मान लेती है। एक चीज है हम लोगों में, हमारे पुराने जनरेशन में बिना देखे भी मान लेते थे, क्योंकि सीनियर्स ने बोला था तो मान लेते थे। युवा पीढ़ी देख के मानती है। अभी एकदम से मौसम, पिछले साल मौसम अच्छा हुआ और एक हफ्ते अच्छा होने के बाद एकदम से फिर हीट वेव चली, नींबू पे फूल लगे हुए थे, गिर गए और नींबू के प्राइसेस एकदम शॉर्ट अप कर गए। मार्केट में नींबू नहीं हो रहा था और नींबू पे रील्स बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे कि इंजेक्शन से नींबू का रस निकाल रहे हैं तो 2 ड्रॉप 10 रुपया लाओ, ये रील्स बना रहे थे। लेकिन फैक्चुअल बात ये थी कि फ्लावरिंग हुई और एकदम से टेम्परेचर वापस बैकशिफ्ट कर गया, वापस गर्मी आ गई, वापस लू चल गई, सब फूल गिर गए। तो अब जो हमारे एज ग्रुप के आप जो देख रहे हैं कि यार ये तो तमाशा हो गया यार, नींबू आता था तो नींबू का अचार लग जाता था, अब नींबू खाने को नहीं मिल रहा है इस सीजन में। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को ही दोष दे रहे हैं लोग। तो इतना तो समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, जो अब तक नहीं हो रही थी वो गड़बड़ तो हो रही है। वही तो सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, गड़बड़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि शायद अवेयरनेस फैला सके। तो लेकिन ऐसे युवाओं के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो रिसोर्सेस कहाँ से लाएं, खुद को और सेल्फ अवेयर कैसे करें इन सब चीजों के लिए? और आपने बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस तो रिकमेंड किए ही, लेकिन दूसरों को समझाना और खुद समझना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो अगर युवा कोशिश कर रहा है कि मैं अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा सेल्फ अवेयर करूं, कहां से वो और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और किस तरीके से उनको आसानी से समझा सकते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ये
क्वेश्चन अच्छा है और दिमाग में पहले पॉपअप होता है कि ठीक है, अगर मैं करना चाह भी रहा हूं तो वेयर डू आई स्टार्ट एंड हाउ डू आई स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू स्टार्ट, यू आर ऑन दिस जर्नी, एक्चुअली यू आर ऑन बोर्ड। ये समझना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट में आप हो, इकोसिस्टम का पार्ट हो, आप एनवायरनमेंट का पार्ट हो, तो आपको कुछ शुरू नहीं करना है। आप जो चल रहे हो ना, बस उसमें थोड़ा सुधार कर लेना है आपको बस। अब सुधार ये होगा कि सुधार कहीं से भी मयंक, देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम इफेक्टिव पर्सनालिटी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी सुधार पाए, मतलब अगर लोग आपको देखें कि मयंक जी खा करके और पैकेट नहीं फेंकते इधर उधर, और मयंक जी इस बाल्टी पानी से गाड़ी नहीं धोते, 2 घंटे तक पानी चला के नहीं छोड़ते, वो देखेंगे, वो नोटिस करते हैं लोग, पूछेंगे भी कि भाई मोटर चल रही है तो धो, 2 घंटा क्या दिक्कत है, बढ़िया से धो। अगर आपको देखेंगे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास पाइप है, पानी है, टंकी है, लेकिन मैं गाड़ी पोंछता हूँ। तो अगर मैं 5 लीटर पानी लेके गाड़ी पोंछ ले रहा हूँ, पहले झाड़ लेता हूँ फिर पोंछ लेता हूँ, पहले एक्सेस डर्ट को आप झाड़ लिया फिर हमने पोंछ लिया। तो मेरी कॉलोनी में, मैं अपने पे बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखिए इससे हर आदमी जुड़ा हुआ है, ये कोई क्वांटम फिजिक्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस पे बात कर रहे हैं हर आदमी इसको कर रहा है, हर आदमी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो एग्जाम्पल सेट होना पड़ेगा, आपको पहले खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा दूसरे को एग्जाम्पल बनाने के। आप किसी को बोलेंगे गाड़ी पोंछ लो, धो मत, उससे पहले उसको आपको देखना है कि आप पोंछ रहे हो, तभी सुनेगा वो आपकी बात। मेरे कॉलोनी में एटलीस्ट आप कहो कि 22-24 मकान है, इट्स अ क्लोज्ड कॉलोनी, गेटेड कम्युनिटी। 24 मकान वाले देखते हैं कि मैं गाड़ी पोंछता हूँ। कईयों ने पूछा मुझसे, ये पूछा कि सर पाइप वाइप धो दीजिए जल्दी, जरा साफ भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई धूल इतनी है ना कि सुबह निकालूंगा शाम को गंदी, शाम निकालूंगा सुबह गंदी, एक राउंड में गंदी, क्योंकि डस्ट है, पर्टिकुलेट मैटर बहुत है, धूल बैठ जाती है, तो कितना धोएंगे। तो अगर मैं आधी बाल्टी पानी में गाड़ी पोंछ दे रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, अब मैं और उन, तो एक बात आप समझो मैन, ये लोग मेरे सामने तो गाड़ी नहीं धोएंगे। ये सच बात है, ये आपको समझ में आ जाता है कि यार इस आदमी के सामने तो मत ही धो कम से कम, और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि नहीं ये ठीक कर रहा है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। सही बात है। तो पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को वैसा बनाना पड़ेगा कि आप इन्फ्लुएंशियल हो जाओ। जब आप इन्फ्लुएंशियल हो जाओगे, जब आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, और ये देखिए यूथ कुछ करने से पहले समझना पड़ता है। जैसे अगर आपने दिल से कोई प्रॉब्लम को चॉक आउट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, पढ़ी लिखी भाषा में, रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज हाफ ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात। आपने मान लिया ना दिक्कत है, तो आधा काम तो हो गया, मुझे नहीं मनवाना आपको। अब आधा काम है, आप पूछिए यार दिक्कत तो है, अब हम इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक, ये रात भर में तो दिक्कत हुई नहीं है, तो रात भर में ठीक नहीं होगी, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। आप इंडिविजुअली अपनी आदतें सुधारें, और जब आप आदतें सुधारेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लोग बिगड़ी हुई आदत के हैं, वो आपके आसपास तो गलत नहीं करेंगे कि यार ये सुधरा हुआ नहीं है। और फिर अगर आपने प्यार मोहब्बत से 2 लाइन बोल दिया कि भैया पोंछ लिया करिए गाड़ी, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ ना ठीक है बोल रहे हैं। तो वो हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन इंडिविजुअल मूवमेंट ही होती है, ये इंडिविजुअल अप्रोच होता है, हमें खुद से करना पड़ेगा। सही बात है, चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ यू वाली बात है कि आप खुद नहीं बदलोगे तो आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, आप खुद बदलोगे लोग अपने आप लेकर के जाएंगे और दूसरे को बोलेंगे आप साइकिल से जाओ, तो फिर आप गाली सुनने वाला काम करेंगे, वो नहीं जाएगा, आपको ही सुनाएगा। सही बात है सर। इट विल स्टार्ट, इट हैज टू स्टार्ट विथ यू। हमने आई थिंक क्वेश्चंस मैंने समराइज करके ही पूछा, तो आई गेस मैंने कवर कर लिया है सब कुछ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, एंड आपने बहुत ही, जैसा मैंने पहले बोला था कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं उसके साथ रिलेट किया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोबल स्केल पे लीडर्स को बात करने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम ऐसी है जहां पे हर किसी को बात करनी है। If you have to connect with the masses, Mayank, if you have to connect with the masses, you have to be one of them. तो अगर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हो, प्रैक्टिकल थिंकेबल हो, जो आप रिलेट कर पाएंगे, हाँ ऐसा तो होता है, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा तो होता है, तो वो प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटीज से ही उठाने पड़ते हैं एग्जाम्पल्स। और बीइंग अ टीचर, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में भी ये फॉलो करता हूँ कि बुक में जो एग्जाम्पल है ना, वो ऑथर के लिखे हुए हैं,
उसने जो फील किया है वो लिखा है, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ वो कंटेम्पररी है, बिल्कुल आज का। राइट, राइट। मैं अगर एग्जांपल आपको दूंगा तो वो बिल्कुल रिलेट करेगा, क्योंकि हम आज ये बात कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल बहुत सूटेबल है, बहुत रिलेटेबल रहेगा। जब कुछ चीज रिलेट करती है, जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, पोएट्स गुजरे हैं, उन्होंने ये बात फील करी है, और जिसने करी है, देखिए इंग्लिश में आप बहुत अच्छी पोएट्री लिखिए, अपने लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ, बिल्कुल तो सही, आपको कंटेम्पररी लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमने देखी कि 1 घंटे का हमारे पास टाइम था मयंक, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आपने एज अ होस्ट इसको 1 घंटे में निपटाया है। मेरी पूरी हमने कोशिश। कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ा है अपना। न तो 1 घंटे में ही क्लोज करेंगे सर इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, और ऑडियंस के लिए कॉल टू एक्शन भी है कि केवल सुने ही नहीं, केवल सीखे ही नहीं, उसको अपने लाइफ में उतारें। चेंज आपसे शुरू होता है, और आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा अगर आप पूरे समाज को बदलना चाहते हैं। तो इन नटशेल यही है, इन नटशेल यही है। तो कूड़ा आप सही जगह पे फेंके। अगर आपको पूरा कम फेंकना, कूड़ा कम फेंके, कूड़ा सही जगह पे फेंके। अब पेड़ लगाएं, अगर पेड़ काट रहे हैं उससे पहले पेड़ लगाने का सोचें। छोटी छोटी चीजें आपके लिए अच्छी होगी, आपके बच्चों के लिए अच्छी होगी, और आपका जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसके लिए अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लाइव स्ट्रीम अभी बंद करेंगे, एंड जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चंस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड कर दिया है सर।